तो उसको स्टार्ट करने से पहले एल्कीन की कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी देखेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो आप भी जानते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। वो क्या क्या है वो देखेंगे। अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन मतलब इसमें डबल बॉन्ड मिलेगा। आप जानते हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इसी को ओलेफिन बोलते हैं, ठीक है। ओलेफिन के साथ साथ आप इसका जनरल फॉर्मूला जानते हो एल्कीन का, क्या होता है CnH2n, ठीक है। फिर उसके बाद में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब मिलेगा आपको तो वहां पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण, वो क्या होगा sp2, और साथ ही साथ बॉन्ड एंगल भी कितना मिलेगा आपको 120 डिग्री। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में आपको इसमें एक सिग्मा और एक पाई मिलता है कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब ये तो एक सिग्मा है, ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई है, ठीक, एक सिग्मा एक पाई है। दूसरी चीज जहां भी आपको 3 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, ठीक है, वहां पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं तो जैसे एल्कीन का फर्स्ट मेंबर लेता हूं, तो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर लेने से पहले एक चीज देखो, कार्बन कार्बन में जो ये बॉन्ड लेंथ होती है, ये वाली यहां से भी यहां तक, वो कितनी होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम। एक मैं पिछले वाले लेक्चर में अंदर आपको एल्कीन की बॉन्ड लेंथ गलत बता दी थी, उसके अंदर ध्यान रखना 1.54 मैंने बताई थी पिकोमीटर, पिकोमीटर नहीं है वो। यदि आप इसको पिकोमीटर में चेंज, वो 1.54 नहीं है 154 पिकोमीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना, वहां पे गलती हो गई थी जो यहाँ बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये 1.33 एंगस्ट्रॉम, या इसको पिकोमीटर में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 133 पिकोमीटर। पिकोमीटर में ये कि 10⁻⁻12 और 10⁻10 ऐसा ही कुछ रिलेशन है, तो वो आप समझते हो, ठीक है ना। उसके बाद नीचे चलते हैं। अब नीचे है क्या, सुनो। तो मैं इसके एग्जांपल की बात कर रहा था, तो एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। आई बात समझ में। तो एल्कीन में है क्या, सुनो, जब भी इस तरीके से ओवरलैप कर रहे होते हैं ना ऑर्बिटल, तो सिग्मा बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये आपका पाई। इन दोनों के बीच में तो देखिए पाई बॉन्ड बनता है, यहाँ क्या होता है सिग्मा, तो दो बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा और एक पाई बन जाता है। समझ में आ गई बात। जबकि तीसरा ऑर्बिटल खाली पड़ा रहता है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसका लेना देना नहीं। समझ में आ रही बात। तो इतनी बात समझ कर, तो ये तो इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी, वो आपको पता थी। अब इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि बनाना भी तो जरूरी है, तो बनाएंगे कैसे, तो वो देखते। पहला मेथड किससे बनाएंगे, निर्जलीकरण से। निर्जलीकरण से, निर्जलीकरण मतलब जल निकालेंगे, वाटर निकालेंगे। डिहाइड्रेशन कहने का मतलब डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन में क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला होता है CH2H CHOH, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो सुनना, यहां कोई भी आप बेस ले लो, बेस क्या लोगे, अल्कोहलिक KOH। जब भी आप इस टाइप का बेस लेते हो, क्या लोगे, अल्कोहलिक KOH। तो ये अब आपको पता है गाना अपना एक ही फेमस, ठीक है, बेबी को बेस पसंद है, लेकिन बेस को तो क्या पसंद है, ये H+ पसंद है। अब जब ये H+ पसंद है तो सुनना, ये H+ निकलेगा तो पीछे माइनस चार्ज छोड़ जाएगा, और ये OH- यहाँ से निकलेगा तो ये पीछे छोड़ जाएगा प्लस, और ये माइनस यहाँ रेजोनेट करके क्या बना डालेगा, डबल। तो क्या बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो और साथ में क्या निकल गया, ये एल्कीन निकल गई, देखो ये एल्कीन निकल गई क्या, H2। तो आपको मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाई है, उस एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आपको सेडजर रूल पढ़ाया था, याद है। उस सेडजर रूल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना ये, ठीक है। सेडजर रूल में तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो यहाँ तो एक ही बन रहा है। जैसे मैं सेडजर लेता हूँ अभी थोड़ी देर में, तो ये एल्कीन बन गया। अब एक बार सेडजर को भी देख लेते हैं क्या था। सेडजर ये था जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको H मिल गया, यहाँ COH और यहाँ क्या था CH2H। जब भी इस तरीके की एल्कीन हो और यहाँ पे आप बेस लगा रहे हो अल्कोहलिक KOH, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन, सेडजर रूल को, ठीक है। तो होता क्या है वो सुनना, ये जो है यहाँ से भी H2O निकल जाता था और यहाँ से भी निकल जाता था, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो होता क्या है दोनों केस में, एक मिनट तो ये बनता था CH3CH डबल बॉन्ड C, यहाँ H भी आएगा, अच्छा H आएगा यहाँ
CH3, एक तो प्रोडक्ट ये बनता है और एक प्रोडक्ट ये बनता है CH। देखो ये वाला प्रोडक्ट तो मैंने इसका बना दिया और जब ये निकलेगा तो यहाँ डबल आ जाएगा, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ दो टाइप की एल्कीन बनती है, तो आपसे पूछता था कौन सी एल्कीन ज्यादा होती है, तो ऊपर वाली एल्कीन ध्यान रखना 81% होती है, जबकि नीचे वाली 19% सिर्फ। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको पढ़ा रखा है सेटजर के अकॉर्डिंग यदि दो एल्कीन बन गई तो उन दो एल्कीन में से कोई एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोकंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा हो, या फिर क्या हो उसके अंदर एल्काइल ग्रुप का नंबर ज्यादा हो। तो इसमें एल्काइल ग्रुप का जब नंबर देखोगे ना तो यहाँ एक ही है और एक ही है, जबकि इसके अंदर देखोगे ना तो ये पूरा एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप इसमें ज्यादा है, इसलिए क्या है या बड़े एल्काइल ग्रुप है, इसीलिए मैं सीधी सी बात बोलूं तो मतलब एल्काइल ग्रुप का नंबर ज्यादा है, और जब नंबर ज्यादा है तो उसकी हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, इसलिए इसकी एनर्जी कम होगी और साथ ही साथ ये क्या होगी स्टेबल भी होगी। तो इस तरीके से कैसे स्टेबिलिटी का पता लगाते हैं। और बताओ आपको एक रिएक्शन क्या है कि जब भी आप CH3CH यहाँ CH2 आएगा, ठीक है, CH2OH लेते हो और उसको Al2O3 के साथ रिएक्शन कराते हो, किसके साथ Al2O3 के साथ, तो क्या बनता है आपका, जब यहाँ रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा आपके पास में CH3C, यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकल जाएगा H2। ये 623 केल्विन के ऊपर रिएक्शन होती है, ध्यान रखना H2 को। तो यहाँ से मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो इसको ऐसे लिख लो H और इसको ऐसे लिख लो OH, तो हाई टेम्परेचर में निकल जाता है और यहाँ पे आ जाएगा डबल। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन आपको पहले पढ़ा रखी है, ठीक है। तो देखो थर्ड वाला अपन देखते हैं, थर्ड क्या है, तो थर्ड वाले में क्या है, जब भी आप कोई 3 डिग्री एल्कीन लेते हो, 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल देखो इस तरीके का है, 3 डिग्री अल्कोहल ये होता है CH2H, इसको मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, तो ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये निकल जाता है, और जब ये निकलेगा तो ये क्या होता है कॉपर 573 केल्विन के ऊपर ये निकलना स्टार्ट हो जाता है। निकलते ही क्या बन जाती है पास में CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 और साथ में क्या निकल जाता है H2। तो इस तरीके से क्या होता है ये एल्कीन आपकी बनी थी। एक और ले लेते हैं अपन बनाने का मेथड फोर्थ है ना, डीहेलोजिनेशन। तो डीहेलोजिनेशन में क्या होता है आपके पास में RCX, ठीक है, और ये X, ठीक दिख रहा है आपको, तो RCXX प्लस Zn ले लो, यहाँ पे 2 जिंक के मॉलिक्यूल ले लो, प्लस RC, देखो RCX और ये X, तो जब इसको लेते हो तो होता है कि पूरा का पूरा निकल जाता है, और जब ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड ना, RC डबल बॉन्ड R प्लस क्या निकल गया ZnH2, 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो ऐसे भी एक एल्कीन बनाने का तरीका है, समझ गए। तो ये एल्कीन बनाने का तरीका, तो एल्कीन मैंने आपको यहाँ बनाना बता दिया। आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी एल्कीन की, तो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, सॉरी एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है वो सुनो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता क्या क्या है, सबसे पहला वही कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक ये गैस है, ठीक है, कार्बन 5 से लेकर कार्बन 16 तक ये सब गैस में मिलती है लिक्विड फेज में, और कार्बन 17 से लेकर और कार्बन n मतलब 17 से ज्यादा ही होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या मिलेगी आपको सॉलिड फेज में, समझ गए। यहाँ थोड़ी बहुत खुशबू भी आती है, ठीक। दूसरी चीज, 2 चीजें बता दी, एक तो ये इसका नेचर, किस किस नेचर में किस फॉर्म में है सॉलिड गैस लिक्विड, उसके साथ आपको थोड़ी बहुत गन। तीसरी चीज ये थोड़ी बहुत पोलर होती है। अब पोलर क्यों वो सुना, अब पोलर इसका मतलब ये नहीं पानी में घुल जाएगी, क्योंकि पानी में घुलने के साथ पोलरिटी के साथ साथ क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होनी चाहिए यदि पानी में घुलना है। तो एल्कीन के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, तो ठीक है। तो सर ये थोड़ी बहुत पोलर की पार्शियल पोलर है, आंशिक ध्रुवित है। अब वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है कि ये जो एल्कीन है इसके एक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड जो ये वाला है इक्वेटोरियल वाला, ये क्या हिलता रहता है, कभी इस तरफ शिफ्ट कभी इस तरफ शिफ्ट। तो शिफ्टिंग के कारण क्या होता है थोड़ा बहुत इसके अंदर
पोलराइजेशन आ जाता है। तो पोलराइजेशन के कारण क्या है, थोड़ा सा ध्रुवण, आंशिक ध्रुवण उत्पन्न होता है। समझ गए बात? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। वही एमपीपीपी, तो एमपीपीपी में आपको सीधी सी बात बताऊं तो वही आप ध्यान रखना, सीधे प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट। उससे पहले मैंने आपको एक चीज बता रखी है, बीपी ये भी चेक करोगे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इतनी चीजें हैं देखने के लिए, आप देख सकते हो। तो वो ये एमपीपीपी तो वही रहेगा, ठीक है ना। आपको मैं बोलूं एथीन है प्रोपीन है, तो किसका ज्यादा होगा, तो प्रोपीन का एमपीपीपी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। समझ गए मेरी बात? चलो आगे चलते हैं। अब क्या देखेंगे अपन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, वो जरूरी है। तो ये पूरा हटाता हूं मैं ना, तो चलो केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी अब क्या देखेंगे, सीपी, पीपी देख लिए, सीपी देखते हैं। तो सीपी देखने से पहले मैं आपको बताऊं तो एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन से योगात्मक अभिक्रिया देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और सनलाइट के प्रेजेंस में कभी कभी क्या, फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी देता है। आगे का समझ में, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मार्कोनिकॉफ रूल, जो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल, उस मार्कोनिकॉफ रूल में क्या है कि आप एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हो, ध्यान रखना। अनसिमेट्रिकल मतलब जिसको दो पार्ट में इक्वल बराबर नहीं तोड़ सकते, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, HCl के साथ मान लो करा दें, तो होता क्या है, ये रिएक्शन करने जाएगा तो क्या होगा, ये CH3 इधर से प्लस आ जाएगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, पीछे से जाके देख लेना इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये प्लस आई लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर धक्का देगा तो क्या होगा, ये तो इधर घूम जाएगा, जैसे घूमेगा तो यहाँ माइनस और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, ये मोड पूरा उठ के इधर, तो क्या बन जाएगा, ये H+Cl-, तो CH3CH, ये प्लस है तो माइनस इसके पास Cl, और ये CH2 और ये H। अब यहां से मार्कोनिकॉफ कहता क्या है, ये तो प्रोडक्ट बन गया। अब मार्कोनिकॉफ कहता क्या है, मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो हाइड्रोजन हैलाइड वाले का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कम होगा। कौन बोलता है ये, मार्कोनिकॉफ। लेकिन बताऊं क्या हुआ, जब यहीं पे रिएक्शन किसकी कराएगी, HBr की, किसकी, तो मैं ये बताऊं आपको HCl, ठीक है, मतलब HCl HF HI की रिएक्शन कराएगी तो हो रहा था, लेकिन HBr के केस में कुछ अलग हो रहा था। वो क्या हो रहा था, तो वो देखो, कराया मार्कोनिकॉफ ने, लेकिन कुछ अलग हो रहा था, वो था क्या। तो ये तो नॉर्मल सा मार्कोनिकॉफ उनका स्टेटमेंट और रिएक्शन बता दी मैंने। अब एंटी मार्कोनिकॉफ एक आएगा, क्या आएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है क्या, सुनना एक बार। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये होता है कि जब आप CH डबल बॉन्ड CH2 पे, ठीक है, पेरोक्साइड H2O2, अब आपके दिमाग में बच जानी चाहिए, पेरोक्साइड आ गया, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, समझ लो, ठीक है। और HBr का रिएक्शन कराते हो तो H2O2 की प्रेजेंस में गैस का फ्री रेडिकल बनता है, तो दो फ्री रेडिकल बना के बताता हूं। यहां से इसके डबल बॉन्ड के फ्री रेडिकल बनेंगे पाई बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, तो देखो दोनों में बना के बता देता हूं आपको। तो CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है, मैं दो बना रहा हूं जानबूझ के क्योंकि कुछ बताना है मेरे को, ठीक है। इस HBr पे भी H2O2 क्या करता है, फ्री रेडिकल बना देता है। तो देखिए इस तरीके से H का फ्री रेडिकल होगा, Br का फ्री रेडिकल। अब होता क्या है, सुनना, एक बार तो ये Br यहां जाके अटैक करता है और एक बार ये Br यहां जाके अटैक करता है, तो दोनों का मैं कला बना के बताऊंगा आपको। जब ये Br यहां जाके अटैक करता है तो ये बनता है प्रोडक्ट, और जब ये Br यहां जाके अटैक करता है तो प्रोडक्ट ये देखो अलग से इसलिए बनाया था, कुछ अलग दिखाना है। आई बात समझ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो अब पता ही लगता है कि ये देखो ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल है और ये 1 डिग्री का फ्री रेडिकल,
कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल होता है? तो फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगी आपको, बढ़ेगी मैंने, है ना, रिएजेंट बताया था आपको मैंने, वहां पे पढ़ा रखी है। तो वहां पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में से जब मैं बात करूँ तो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल के अंदर। तो यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगी, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल, और जब भी सबसे ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट यही में बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, और ये बनाएगा भी तो बहुत कम बनाएगा। तो यहाँ से अब बात समझ में आई क्या, कि CH3CH2Br वाला मेन प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब तो कहानी पलट गई। कैसे? सुनना, मार्कोनिकॉफ ये बोलता था नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ता है जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है, मतलब उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है। लेकिन अब पता क्या लग रहा है कि पता ये लग रहा है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ रहा है जब HBr ले रहा हूं तो जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। देखो ना, ये Br यहां जाके जुड़ा, ये तो प्रोडक्ट बना लिया, तो जो बाकी का एक तो Br जुड़ ही गया और एक H यहां पे जुड़ जाएगा इस तरीके से। अब पूछा ये क्या ऐसा वैसा क्यों? तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या 2 डिग्री स्टेबल ज्यादा, तो 2 डिग्री स्टेबल ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनाएगा। ठीक है, सब बात समझ में आ गई। अब सुनना, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन में जाके जुड़ रहा है जहां हाइड्रोजन का नंबर क्या है सर, ज्यादा है। यहां मत जोड़ देना, यहां 5 वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 4 वैलेंसी से ज्यादा बनाता ही नहीं कभी। तो हुआ क्या, डबल बॉन्डेड कार्बन से जोड़ना है, तो यहाँ जब ये ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट है। तो अब मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ HBr के लिए ही लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ। तो देखो इसमें तो बोलता था कम वाले के जुड़ेगा, इसमें ज्यादा वाले के जुड़ रहा है, तो फिर मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो गया, तो इसलिए बोला एंटी मार्कोनिकॉफ। अब इसका एक नाम और है इसी रूल का, पेरोक्साइड काम में ले रहे हो तो इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड प्रभाव, और इसी को बोलते हैं खराश इफेक्ट। ठीक है, खराश इफेक्ट ध्यान रखना। दूसरा मैं बताऊं तो इसमें सिर्फ HBr ही काम आता है और कोई काम नहीं आएगा। HF और HCl इन दोनों में पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, उस आयनिक कैरेक्टर के कारण इनका फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, जबकि HBr का फ्री रेडिकल बन गया था। ठीक है, और जो HI होता है ये HI क्या होता है कि रिएक्शन करने के बाद I2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जाके इससे जुड़ता नहीं है। आई बात समझ में? और HF टूटता, इसीलिए बात हो ना, HF टूटते नहीं है और ये टूट के I2 में कन्वर्ट हो जाता है HI, इसलिए आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ना होती है HI के केस में। समझ गए कि नहीं मतलब? तो ये मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ होता। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको मैंने बताई। आप कौन सी देखिए, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो देखो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देखते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ये थी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे जब आप कराते हैं किसकी, Cl2 की रिएक्शन, ये HCl की वजह से तो क्या बनेगा CH2 Cl CH2 Cl। कुछ बच्चे हैं जो ये मेरे को बोल रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाई थी तभी गलत थी, ठीक है ना, तो मैं खुद बोल रहा हूँ गलत थी, ठीक है। वहां पे ध्यान रखना H2 CH2 Cl होगी, वहां पे मैंने हाइड्रोजन लगाना मैं भूल गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गलती हो गई थी, ठीक। तो ये ध्यान रखना, दोनों Cl यहाँ जाके जुड़ जाएंगे, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, दोनों के एक इलेक्ट्रॉन से एक क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से बन जाएगा। एक और बात यहां सबसे मेन बात ये है कि CH3, ये बहुत बात पूछी हुई रिएक्शन में IIT पूछ चुका, नीट में पूछता ही, ठीक है। देखो ये तो नीट के 2016-17 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ, CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH ठीक है। ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल करा रहा हूं मैं आपको। जब यहां पे क्या हुआ, लिक्विड है ना, अमोनिया लगाई गई सोडियम के प्रेजेंस में, ठीक। एक यहां पे क्या हुआ, PdCaCO3 लगाया, तो इसको तो बोलते हैं लिंडार रिएजेंट, ध्यान रखना। जबकि इसको ये हाँ होगा बर्च रिडक्शन। तो होता क्या है, यहाँ पे दो टाइप की एल्कीन बनती है, यहाँ अलग बनती है, वहां अलग बनती है, ठीक है। तो देखो और दोनों में रिडक्शन
दोनों में हाइड्रोजन जुड़ेगा, सीधी सी बात बोलूं तो यहाँ भी H2 और यहाँ भी H2, दोनों में हाइड्रोजन जुड़ेगा लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग मिलेगा, स्टीरियो टाइप में अलग मिलेगा। वैसे तो एक ही है लेकिन स्टीरियो फॉर्म में अलग है। देखो कैसे, सुनना, यहाँ जो मिलता है आपको, ये मिलता है आपको बर्च है, तो बर्च में आपको मिलेगा क्या, बर्च में मिलेगा आपको ट्रांस प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन मिलती है, ये ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है, एल्कीन, ध्यान रखना ये ट्रांस एल्कीन है। जबकि यहाँ पे जो आपको मिलेगी वो कैसी एल्कीन मिलेगी, वो आपको मिलेगी सिस एल्कीन, या की सिस एल्कीन है। जबकि ये क्या थी आपकी ट्रांस एल्कीन थी। तो सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन में क्या है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना ये कहानी रख लोगे। अब यहाँ से दो क्वेश्चन भी पूछता है, मैं यहीं से फटाफट बता देता हूँ आपको। कई बार आपसे पूछता है ये दोनों दे देता है, किसका एनपी और बीपी ज्यादा है, तो ध्यान रखना बीपी चेक करने के लिए पोलैरिटी चेक करते थे, याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला था, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लेकिन पोलैरिटी है। इसमें ट्रांस वाले में पोलैरिटी कम हो जाती है क्योंकि देखो दोनों ऑपोजिट लगे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जबकि यहाँ कोई कैंसिल करने वाला नहीं है एक दूसरे को। तो उस केस में तो मैं बोलूँ जो बीपी है, बीपी ये पोलैरिटी था, तो यहाँ जो बीपी है वो बीपी ध्यान रखना सिस का ज्यादा होगा, किससे, ट्रांस से। लेकिन मैं एमपी की बात करूँ मेल्टिंग पॉइंट, तो वो ध्यान रखना ट्रांस का ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रांस देखो सममित है, मैं इसको बीच में से काट दूं ना, सममित तो ये भी है लेकिन सममित ही है, लेकिन ये अपने स्ट्रक्चर में अच्छे से पैक हो जाएगा, लेकिन ये पैक नहीं होगा। आई बात समझ में, ये दोनों बराबर बराबर भाई भाई है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है बराबरी वाला केस, ये अपने बेटिस पर फिट हो जाएगा, तो इसका एमपी ज्यादा हो जाएगा, तो ट्रांस वाले का एमपी ज्यादा है और सिस वाले का कम है। समझ गए बात, एक ही। एक दूसरी चीज होता है, इसका टेस्ट भी होता है डबल बॉन्ड, तो मैं आपको इसके टेस्ट पढ़ा देता हूँ। टेस्ट इसकी लास्ट रिएक्शन, तो टेस्ट में देखो आप कभी CH2 इस पे Br2 लगाते हो, तो वो Br2 जो होता है ये रेडिश ब्राउन होता है, किस टाइप का होता है, रेडिश ब्राउन, लाल भूरा मिलता है ना, कई बुक्स रेड लिखती है, कई बुक्स भूरा लिखती है, तो मैं लाल भूरा ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो लाल भूरी जो ब्रोमीन है वो CH2 की डबल बॉन्ड CH2 में ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करा के क्या करती है, सुनना, CH2 Br और ये Br, डबल को सिंगल में चेंज कर देती है और 1-2 एडिशन हो जाता है ब्रोमीन का। अब यहाँ पे जो ब्रोमीन का ब्राउन कलर है ना, यहाँ कलर डैश हो जाती है ब्रोमीन, क्या होती है, कलर डैश। अब ये कलर डैश है, इसका मतलब ये है, यदि कलर डैश हो रही है इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जो मैंने एल्कीन ली थी ना, मतलब यहाँ जो भी मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था वो कैसा था, अनसैचुरेटेड, उसमें इसका मतलब ये कि डबल बॉन्ड था या ट्रिपल बॉन्ड था, डबल ट्रिपल दोनों ही लेते हैं, ठीक है। एक और है KMnO4 के साथ भी आप जब कराते हो, KMnO4 बेसिक, कैसा, बेसिक, जिसको बेयर रिएजेंट बोलते हैं, ध्यान रखना, कैसा, बेयर रिएजेंट, तो उसकी जब आप रिएक्शन कराते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या मिलता है, तो ये गुलाबी रंग का होता है, देखो ये गुलाबी होगा, गुलाबी, लेकिन जब ये इससे रिएक्शन कर लेगा तो ये बन जाएगा आपके CH2OH, CH2OH, ये बन जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, H12 डाइओल बन जाता है, तो इसका जो गुलाबी रंग है एल्कीन होने पर गायब हो जाता है। ध्यान रखनी है बात, ये दोनों टेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, ये चीजें क्या है ध्यान रखनी। तो आप जब गुलाबी रंग का KMnO4 डालते हो एल्कीन पे, मतलब ये बोलना चाहता हूँ असंतृप्तता, मतलब जहाँ डबल ट्रिपल होता है ना वहाँ पे Br2 और KMnO4 रिएक्शन करके कलर गायब कर देते हैं। इससे आप यदि ब्रोमीन या KMnO4 अपना कलर गायब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे असंतृप्तता है, असंतृप्तता मतलब डबल ट्रिपल था। परंतु ध्यान रखना बेंजीन ये दोनों टेस्ट नहीं देता, अपवाद। अब आप कल को ये बोलोगे कि वहां पे तो बेंजीन था लेकिन बेंजीन के पास डबल ट्रिपल नहीं है, डबल बॉन्ड है लेकिन वो तो इस टेस्ट को नहीं दे रहा, तो ध्यान रखना बेंजीन स्टेबल ज्यादा, उसके पास खुद का रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कारण वो स्टेबल है, इसलिए वो क्या है ये टेस्ट नहीं देगा, ध्यान रखना।
तो इस वाले वीडियो में अपन इतना ही करेंगे। एल्केन खत्म होने को आया, आपका खत्म हो चुका। तो प्लीज़ पढ़ाई करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या मटर गश्ती में अपना टाइम खराब कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, ठीक है, उनको भी बोलो थोड़ा बहुत पढ़ो तो आगे काम आएगा। ठीक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो, और साथ ही साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।